हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं केपी इनोवेशन क्लासेस की तरफ से। तो जैसा कि हम लोगों ने कल कोर पढ़ लिया था, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज आप लोगों की हिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की संभावना रखें और जिससे यह वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो भौतिक या यांत्रिक परत, ठीक है। जो पृथ्वी की परतें हैं, भौतिक या यांत्रिक परत, आज हम उन पर बातें करेंगे और उन्हीं से ही इस क्लास की हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला है इसमें स्थल मंडल। स्थल मंडल, यह स्थल मंडल तो पृथ्वी का एक कठोर भाग है। क्या है? पृथ्वी का एक कठोर भाग है, कठोर भाग, ठीक है। क्यों? क्योंकि दाब की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ का पिंड जो है काफी सघन हो जाता है। कैसा हो जाता है? काफी सघन हो जाता है। तो इसके जो डिस्टेंस होते हैं ऊपरी क्रस्ट से लेकर के, वह होते हैं 10 से 200 किलोमीटर तक। 10 से 200 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। यह क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल का भाग होता है। यानी कि इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये ऊपरी कौन सी है? क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, ये हमारा क्रस्ट हो गया और ये हमारा यहाँ तक मेंटल, ये हिस्सा पूरा। तो ये जो ऊपरी भाग है, ये हिस्सा ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो ये हिस्सा आता है पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि ऊपरी मेंटल का भाग क्या होता है? यहाँ चला आता है, ठीक है। तो यहाँ की जो प्लेटें हैं, यहाँ की प्लेटें वह टेक्टोनिक अथवा लिथोस्फेरिक प्लेट में विभाजित होती हैं। स्फेरिक इन दो प्लेटों में विभाजित होती हैं। प्लेट में विभाजित होती है। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। दूसरा है आपका दुर्बलता मंडल। ये आपको नाम से ही लग रहा होगा कि काफी दुर्बल है। इसको बोलते हैं स्थेनोस्फीयर, ठीक है। स्थेनोस्फीयर तो इसकी जो मोटाई होती है, या हम कहें कि यहाँ से जितना जो इसके किलोमीटर की जितनी गहराई है, वह है 80 से 200 किलोमीटर तक। 80 से 200 किलोमीटर तक। तो यानी कि हमने देखा यहाँ से कि 10 से 200 किलोमीटर, तो यहाँ से 10 से लेकर के 80 किलोमीटर तक ये सघन पिंड है, अर्थात क्या? कठोर है। लेकिन 80 के बाद जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? दुर्बलता मंडल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें मेंटल का ऊपरी परत आता है। और मेंटल के ऊपरी परत में हम देखते हैं क्या? इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड, यानी कि द्रव, पिघला हुआ द्रव, ठीक है।
पिघला हुआ द्रव, क्योंकि यह क्या है, यह मेंटल का ऊपरी भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग है, और लिथोस्फीयर के नीचे इसका फैलाव 80 से 200 किलोमीटर के मध्य होता है, 80 से 200 किलोमीटर के मध्य होता है। तो यह कैसा है, द्रव है, यानी कि कैसा, अत्यधिक गाढ़ा यांत्रिक द्रव, अत्यधिक द्रव और अत्यधिक गाढ़ा, अत्यधिक गाढ़ा तथा यांत्रिक रूप से कमजोर। कैसा होता है, कमजोर, क्योंकि इन्हीं को ही तोड़ करके जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी, वह बाहर आती है। क्यों, क्योंकि यही जो है उसे रास्ता प्रदान करते हैं, यानी कि रास्ता बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि इसका जो घनत्व होता है वह भूपर्पटी से अधिक होता है, घनत्व भूपर्पटी से अधिक, ठीक है, भूपर्पटी से अधिक। तो यह जो होता है, यही यानी कि दुर्बलता मंडल, यह मैग्मा अर्थात लावा का मुख्य स्रोत है कि जो ये ज्वालामुखी के दौरान रास्ता देने का कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि रास्ता बनाता है। क्या करता है, रास्ता बनाता है या बाहर निकालता है, ठीक। क्योंकि जब इनकी प्लेटें ऐसे देखेंगे तो यह बाहर की तरफ, जब हम आप लोगों को टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में इस तरह से ऐसे होती हैं, ठीक, तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पिघला द्रव अर्थात मैग्मा होता है, तो ये मैग्मा यहाँ से निकलता है, ठीक है, और यही है दुर्बलता मंडल। कौन है, दुर्बलता मंडल, ठीक है, और इसी दुर्बलता मंडल से ही यह बाहर निकलता है, और मैग्मा निकल करके धरती पर क्या होता है, सघन पिंड के तौर पर जम जाता है। तो इसी से ही बहुत सारे ग्रेनाइट्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तीसरा है मेसोस्फेरिक मंडल, तीसरा है मेसोस्फेरिक मंडल, ठीक है। यह क्या है, तो यह स्थल मंडल एवं दुर्बलता मंडल के नीचे का भाग है, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल एवं दुर्बलता मंडल, इन दोनों के नीचे का भाग है। यह पूरे पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 56% होता है। कितना होता है, 56%। किसके, पृथ्वी के आयतन का कितना, 56%, ठीक है। इसकी गहराई जो होती है, गहराई वह 660 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। कितना, 660 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होती है, ठीक। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। जहाँ कहीं भी संशय लगे
किसी भी प्रकार की, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या है कि एग्जाम्स के थ्रू जो बेहतर है वह पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान लेकर के बैठना नहीं है, हम लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो चौथा है हमारा बाहरी क्रोड। बाहरी क्रोड या कोर, जिसे हम बाह्य कोर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि कोर को जैसे 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? ये सियाल है, सियाल, ये हो गया हमारा सीमा तथा या नीफे, नीफे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? क्रस्ट, क्रस्ट। और यह हो गया हमारा मेंटल, और यह है हमारा कोर। ठीक है, कोर। तो यही जो कोर है, इस कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो ऊपर का पार्ट है इसे बोलते हैं बाह्य कोर, और इसको बोलते हैं आंतरिक कोर। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें जो है यह बाहरी कोर है, यानी कि बाह्य कोर इसे कहते हैं, बाह्य कोर। इसकी जो गहराई होती है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्या, जो इसकी ऊपरी परत है, कहाँ तक गहराई है? 2900 किलोमीटर। तो हम सीधे कहेंगे कि इसकी जो गहराई है वह 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक होती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जब हम आंतरिक कोर पढ़ेंगे तो वह 5100 से लेकर के 6375 किलोमीटर तक आ जाता है, जो इसकी पृथ्वी की पूर्ण गहराई है, पृथ्वी की पूर्ण गहराई है। ठीक है, जो एक मानक है। ठीक है, इसकी जो संरचना है, संरचना अर्थात यह किस चीज से मिलकर बना है, इसमें सबसे ज्यादा आयरन एवं निकेल की मात्रा पाई जाती है। आयरन तथा निकेल की मात्रा इसमें क्या होती है? अधिक होती है। एवं ऐसा नहीं है कि दोनों की ही मात्रा पूर्ण रूप से होती है, हल्के तत्व भी कुछ, हल्के तत्व भी कुछ पाए जाते हैं, हल्के तत्व भी कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? दबाव कम होता है। ठीक है, और दबाव कम होने के कारण से, दबाव कम, तो अगर दबाव कम है तो क्या होंगे? तरल होंगे। क्या होंगे? तरल। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या है? कम है। ठीक है, तो इसकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना यह कोर के ही, यानी कि आंतरिक कोर के समान ही होती है, क्योंकि यह कोर का क्या है? एक भाग है। ठीक है, तो यहां का जो तापमान होता है, तापमान, टेम्परेचर, वह 6600 से लेकर 4400 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका तापमान कितना होता है? 4400 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। ठीक, इसमें जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि तापमान गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो अगर ये बढ़ रहा तो यानी कि प्रेशर अर्थात दाब भी बढ़ेगा, यानी कि ताप और दाब दोनों बढ़ने लगते हैं। कहाँ पर? जब हम अंदर जाते हैं पृथ्वी के गहराई में। ठीक है, तो यहाँ 2 धाराएं एवं बल कार्य करता है। संवहनीय धारा, संवहनीय धारा एवं कोरियालिस बल, कोरियालिस बल। ठीक है, कोरियालिस बल कार्य करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ कोरियालिस बल कार्य कर रहा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं देखेंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या हो रहा है? बन रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र यदि बनेगा तो यहाँ डायनेमो
प्रभाव प्रभाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो डायनेमो प्रभाव से ही तो चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। आखिर निर्माण करता तो यही है, डायनेमो प्रभाव ही। तो यहाँ बल दोनों कार्य कर रहे हैं, सम्मानीय धारा एवं कोरियालिस बल दोनों ही तो कार्य कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? जब संवहनीय धारा एवं कोरियालिस बल दोनों कार्य करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण डायनेमो प्रभाव से ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदरूनी कोर की। अंदरूनी कोर यानी कि लास्ट पांचवा, अंदरूनी कोर। ठीक है, अंदरूनी कोर, अंदरूनी कोर। ठीक, इसकी जो गहराई होती है वह, अब देखो यहां हमने क्या कहा था 5100, तो अब यहां क्या होगा इसकी गहराई? गहराई बताइए आप लोग, गहराई इसकी कितनी होगी? 5100 से लेकर कितना 6375 किलोमीटर, ये इनकी क्या है? पूर्ण गहराई। ठीक है, तो यहां तापमान जो होता है, तापमान तो भाई तापमान बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि गहराई में जा रहे हैं तो दाब भी बढ़ेगा। तो यहां दाब क्या होता है? अति सघन होता है। कैसा होता है दाब? अति सघन होता है। तो यहां तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। ठीक है ना, तापमान यहां पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो यहां पर लोहे की मात्रा, जैसे इसे नीफे कहा जाता है, यानी कि निकिल और लोहा, तो यहां लोहे की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80%। यह मात्र लोहे की मात्रा होती है। ठीक, और कुछ समथिंग थोड़ा बहुत निकेल भी पाया जाता है, निकेल भी पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्णतः, अगर भाई लोहा 80% है तो यानी कि समथिंग 20% एवरेज में या अन्य कोई तत्व मिल रहा होगा, तो निकेल थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। यही होता है ना। तो इसकी जो अवस्था होती है यह अति ठोस होता है। अति ठोस ऐसा होता क्यों है? अति ठोस क्यों? क्योंकि यहां दबाव उच्च होता है, उच्च होता है। यहां दबाव कैसा होता है? उच्च, यानी कि अति सघन होता है, अति सघन होता है। इसका जो घनत्व है, घनत्व वह 13.6 तक या 13 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी के पूर्ण आयतन का कितना 16% होता है। कितना? पृथ्वी के पूर्ण आयतन का 16% यह होता है। ठीक है, यह होता है। ठीक, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब इसके कुछ अन्य टॉपिक हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि भूसंतुलन। तो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए भूसंतुलन आवश्यक है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम्स के थ्रू भी काफी बेहतर होते हैं, जिनको रिटर्न लिखना हो मेंस के लिए उसमें बेहतर होता है। ठीक है, ठीक है ना। भूसंतुलन, ठीक है।
इसका जो उदाहरण है या इसका अर्थ यह होता है संतुलन की अवस्था। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था इसे कहा जाता है। किसको? भू संतुलन को। ठीक, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के जो भूपर्पटी और मेटल का हिस्सा है वहां पर यांत्रिक स्थिरता कार्य कर रहा है। तो यांत्रिक स्थिरता से क्या, जैसे कि मान लिया कि ऊपरा क्रस्ट इसका क्या होता है, हिल रहा है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है ना अपने धुरी पर। भाई परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों पृथ्वी की गति है। तो क्या होता है वहां कि घूमती हुई पृथ्वी पर पृथ्वी की पपड़ी या परपटी और मेंटल के बीच यांत्रिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यांत्रिक स्थिरता उत्पन्न होती है। कैसे? कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तथा जो पृथ्वी की परपटी एवं मेंटल क्षेत्र, ठीक है, यहां पर यांत्रिक स्थिरता विद्यमान है। ठीक, तो जब यहाँ यांत्रिक स्थिरता विद्यमान है तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। इन दोनों के बीच में बल कार्य करेगा। जैसे अभी हमने कहा कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक, उसे आप पकड़ लीजिए, आप उसको पकड़ लीजिए और वो घूमे जल्दी रहिए, आपके पूरे पीछे से दौड़े और आप बीच में रहिए, तो कुछ ना कुछ स्थिति के अनुसार आप भी उसमें क्या करेंगे, गति करेंगे। जैसे डायनेमो प्रभाव होता है, जब किसी आप मोटर को देखते हैं तो मोटर, जैसे आप फैन को ही देख लीजिए कि फैन नाचता है, लेकिन जो उसमें ऊपर की तरफ हुक में बंधे हुए डंडे होते हैं, क्या वो नाचते हैं? नहीं, वो स्थिर रहने का कार्य करते हैं। तो जो परपटी और मेंटल क्षेत्र है वह वही कार्य करता है, यानी कि यांत्रिक स्थिरता को यह प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर बल कार्य करते हैं, जिसे उत्प्लवन बल कहा जाता है। उत्प्लवन बल कार्य करता है और उत्प्लवन बल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी यहां क्या करता है, कार्य करता है, और यह इन दोनों के बीच संतुलन का कार्य करता है। संतुलन यानी कि यही दोनों है, यानी गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लवन बल, जो परपटी एवं मेंटल भाग को यांत्रिक स्थिरता प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्प्लवन बल है, यह क्या करता है, पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचता है। पृथ्वी को ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कर्षण बल यह नीचे की तरफ खींचता है। नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी का जो उत्प्लवन बल है वह ऊपर की तरफ और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचता है। तो बताइए, जब दोनों एक दूसरे के
व्युत्क्रमानुपाती कार्य कर रहे हैं तो क्या वहां पर पृथ्वी का परिभ्रमण बल लगेगा? नहीं। इसलिए नहीं लगेगा कि दोनों दूसरे से घूम रहे हैं और बीच में पड़ा हुआ है आराम से, तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यानी कि वो ऐसे पड़ा रहेगा और उसमें यांत्रिक स्थिरता प्रदान होती रहेगी। ठीक है। जैसे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, जहां भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण में, इन दोनों में, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी के कारण भूकंपीय तरंगे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में विभिन्न व्यवहार करती हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या मिलता है? परिवर्तन। तो जब भौतिक एवं रासायनिक गुण में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंग, तो इन भूकंपीय तरंगों में या इनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में उनके आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत भिन्न व्यवहार करती हैं। आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत भिन्न व्यवहार करती हैं। ठीक, व्यवहार करती है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो चैप्टर है आज यहाँ आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जैसा कि मैंने कहा कि आज हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग जुड़े रहें और हमारी वीडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को, जिससे आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।